नमस्कार, जोहार। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में विस्तार से देखेंगे। वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का क्या क्या कारण हो सकते हैं। मनुष्य प्रकृति को संसाधन में परिवर्तित कर वनों तथा वन्य जीवन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाई, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्राप्त करता है, जिसमें वन और वन जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधन के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। ये था पहला कारक। और दूसरा कारक है बड़ी विकास परियोजनाएं। बड़ी विकास परियोजनाएं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना में पूर्ण हो जाने पर जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन के कारण जंगल का बर्बादी अत्यधिक होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियां, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष है, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और भिन्न भिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीवन के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेट करना, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल, जंगल की आग आदि शामिल है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का यह समान बंटवारा व उनका यह समान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में यह समानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपयोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25%
गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस चित्र को हम लोग देख सकते हैं जिसमें कुछ लुप्त, दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जातियां दिया हुआ है, जिसमें संकटग्रस्त निकोबारी मेगापोड ये अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है, जो अभी संकटग्रस्त में है। कर्नाटक में पाए जाने वाले बिच्छू फिलहाल संकटग्रस्त में है। पश्चिम घाट में उपलब्ध चटाई और टोकरी बनाने वाला पौधा संकटग्रस्त में है। और एक पौधा है जो औषधीय पौधा है, ये भी संकटग्रस्त में है। और पूर्वी घाट में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पौधा है, ये भी संकटग्रस्त में है। इसका नाम है साइकिड। इस चित्र को देखिए। आदिवासी महिलाएं एक ओर जहां जंगल के उत्पाद का उपभोग स्वयं के लिए तथा जीविकोपार्जन के लिए कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर जंगल की देखरेख और वृक्षरोपण का भी कार्य कर रही हैं। इसके बाद ये एडिशनल नॉलेज के लिए है। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि वेटलैंड सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र वाटर बॉडीज प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पतियां और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में वन और वन जीवन का संरक्षण। वनों और वन जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं, जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता का विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं, रूप से शून्य की ओर अग्रसर हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन जीवों पर निर्भर हैं। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति, वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी, पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, इसके संबंध में स्पष्ट किया जा रहा है कि वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन
जैसे जल, वायु, मृदा इत्यादि बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। जैसे हम कृषि में अभी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं, जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की है। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन जीव आवासों को कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव पशु विहार सेंचुरी स्थापित किए, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। जैसे बाघ, एक सींग वाला गेड़ा, कश्मीरी हिरन, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोंडवान और हिम तेंदुए आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। आजकल की संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीके की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई हैं। ये छोटी तितलियां और पादपों में जनन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पादप पर तो सारे प्राणी जगत निर्भर करते हैं, इसीलिए ये अति महत्वपूर्ण है। इस फोटो को देखिए, एक सींग वाला गेंडा जो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित रखा गया है तथा एक हिरन को भी सुरक्षित रखने का काम इस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। ये सरकार की बहुत बड़ी पहल है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जिस प्रकार बाघों का शिकार किया गया था, आज़ादी के बाद हमारे पास एक सबसे बड़ी चुनौती थी बाघों का संरक्षण। इसके लिए भारत सरकार ने बाघ परियोजनाएं आरंभ की। वन जीवन संरक्षण में बाघ, टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत
औषधि में प्रयोग का कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत सन 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने के प्रयास ही नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार में जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। थैंक यू।